साथ मैं हूं प्रियंका राय। सुबह के 10 बजने वाले हैं और वक्त है आपके सबसे भरोसेमंद शो मारो राजस्थान का। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दौसा की धर्मशाला में महिला का मर्डर हुआ है। मेहंदीपुर बालाजी में महिला की हत्या की गई है। धर्मशाला में अर्धनग्न महिला की लाश मिली है। 2 दिन तक कमरे में महिला की लाश ऐसे ही पड़ी रही। जब कमरे से बदबू आने लगी तो इसकी जानकारी मिली। पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दे दी गई है। मृतक महिला के गले में चोट के निशान भी मिले हैं। 2 जनवरी को 2 लोगों के साथ ये महिला यहां पर पहुंची थी। मुखलराज धर्मशाला के रूम नंबर 13 में महिला का शव मिला है। तो धर्मशाला में महिला का मर्डर हुआ है, इससे सनसनी फैली हुई है। हालांकि पुलिस अब मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि 2 लोगों के साथ महिला इस धर्मशाला में पहुंची थी और यही वजह है कि इन दोनों लोगों पर शक जताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस अब पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर महिला की हत्या किसने की है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर मर्डर से सनसनी फैला हुआ है। अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव मिला। धर्मशाला मैनेजर से लगातार पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो दौसा में महिला की हत्या की गई है। धर्मशाला ये महिला गई हुई थी 2 लोगों के साथ और इन्हीं 2 लोगों पर फिलहाल शक की निगाहें हैं और इन्हीं से लगातार पूछताछ की जा रही है। धर्मशाला के जो मैनेजर हैं उनसे पूछताछ की जा रही है कि ये लोग कौन थे और लगातार अब पुलिस सभी एंगल्स पर जांच कर रही है। सवाल ये है कि क्या दौसा की धर्मशाला भी अब सुरक्षित नहीं है? 2 दिन तक कर्मचारियों ने कमरा क्यों नहीं खोला आखिर? क्योंकि महिला 2 दिन से अंदर मृत पड़ी हुई थी, किसी को जानकारी तक नहीं थी। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब 2 दिनों तक महिला कमरे के अंदर थी तो किसी को डाउट या शक क्यों नहीं हुआ? कमरे को आखिर क्यों नहीं खोला गया? क्या बिना जांच के ही कमरा दे दिया गया था? क्योंकि कोई भी आईडी प्रूफ भी नहीं उनके पास। और सवाल ये उठते हैं कि क्या बिना जांच किए ही उन्हें कमरा दे दिया गया? चेकआउट के समय कमरे को क्यों नहीं देखा गया? तो कई बड़े सवाल न्यूज 18 राजस्थान उठाता है, क्योंकि जिस तरीके से महिला की हत्या की गई इसके बाद होटल पर भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि क्या अब धर्मशाला महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? 2 दिन तक कर्मचारियों ने कमरा क्यों नहीं खोला? क्योंकि 2 दिनों से महिला का शव होटल के अंदर पड़ा हुआ था, किसी को भनक तक नहीं लगी। और जब कमरे के अंदर से बदबू आने लग गई तब जाकर इस हत्या के बारे में जानकारी मिल पाई। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, सबसे बड़ा सवाल यही है, किसी को पता कैसे नहीं चला? 2 दिनों तक महिला अंदर थी। क्या कुछ कहना है होटल मैनेजर का? बिल्कुल, पहले मेहंदीपुर बालाजी में क्या होता है कि बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं वो ठहरते हैं और उसके बाद में फिर वो 1-2 दिन तक ऐसे दर्शन करने के लिए बाहर रहते हैं। ऐसे में ये चेकआउट नहीं कर पाए थे, लेकिन जो 3 लोग आए थे, बड़ी बात यह है कि जो तीनों लोगों का आई कार्ड होटल जो धर्मशाला का मैनेजर है उसने नहीं लिए। केवल एक आई कार्ड के आधार पर 3 लोगों को रूम दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि इतने मेहंदीपुर बालाजी जहाँ पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बावजूद भी इस तरह की लापरवाही बरती गई। केवल एक आईडी पर 3 लोगों को एक रूम में ठहराया गया। और हालांकि वो आईडी की अब जांच की जा रही है। वो आईडी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की है। ऐसे में संभावना अभी ये कहा नहीं जा सकता कि वो आईडी असली है या फर्जी है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस की एक टीम अलीगढ़ के लिए भेजी गई है। साथ ही महिला और जो दोनों जो उनके साथी थे, जो संदिग्ध हैं, या तो वो हत्या की वारदात में शामिल थे या फिर वो सहयोगी थे। ऐसे में उनकी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं, क्योंकि 2 जनवरी को ये महिला, जो मृतक महिला थी, अपनी महिला साथी और एक पुरुष साथी के साथ यहाँ पर आई थी। तो मेहंदीपुर बालाजी के जितने भी धर्मशाला हैं, दुकानें हैं, वहां के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं।
ताकि इनकी हुलिये के बारे में पता लग सके, जो संदिग्ध लोग हैं उनके हुलिये के बारे में पता लग सके। अभी तक पुलिस ने कुछ जगहों पर सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले हैं, जिसमें एक जगह ये सामने आया है कि जो महिला है, जो मृतक महिला है, उसने होटल धर्मशाला में ठहरने से पहले कुछ शॉपिंग की थी, अपने लिए फुटवियर खरीदे थे। इस तरह का एक फुटेज सामने आया है। ऐसे में वो फुटेज अब पुलिस के लिए एक सबूत के रूप में काम में लिया जा रहा है, जिससे हुलिया सामने आया है, जो दोनों संदिग्ध है उनका हुलिया सामने आया है। ऐसे में पुलिस अब हुलिये के आधार पर पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है कि आखिर ये कहाँ के थे। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि जो संदिग्ध लोग हैं वो कहाँ के हैं और ये मृतक महिला कहाँ की है। ठीक है, ज्यादा जानकारी लूंगी मैं आपसे। आशीष, अजीत बड़सरा थाना अधिकारी इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। अजीत जी, अभी तक जांच कहाँ तक पहुंच पाई है आपकी? मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? सर, मुझे सुन पा रहे हैं आप? कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है शायद। जी आशीष, आप अपनी बात पूरी करिए। आशीष, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? फिर से कोशिश करेंगे कनेक्ट करने की, शायद कनेक्शन कट चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं दौसा से, जहां पर एक महिला का शव मिला है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो शव मिला वो 2 दिन बाद हत्या के मिला, क्योंकि जब बदबू कमरे से बाहर आने लगी तब लोगों को जानकारी मिली कि यहां पर एक महिला की हत्या की गई है। और इसके बाद होटल के प्रबंधन पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले होटल प्रबंधन जो मैनेजमेंट था वहां पर उसने सभी के आईडी कार्ड्स नहीं लिए थे, जबकि ये नियम है, ये कानून है कि अगर कोई भी होटल में जाता है तो सबसे पहले जितने लोग जाते हैं सबका आईडी कार्ड लेना अनिवार्य होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ एक व्यक्ति का ही आईडी कार्ड लिया गया, बाकी 2 लोगों को बिना आईडी कार्ड के रहने की इजाजत मिली। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि 2 दिनों तक अगर महिला कमरे के अंदर मृत पड़ी थी तो लोगों को जानकारी क्यों नहीं लगी? क्या चेकआउट के बाद होटल के कमरे को चेक नहीं किया गया? कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। लेकिन लगातार होटल के जो मैनेजर हैं उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है और सभी सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। हालांकि एक आईडी कार्ड मिला है, अब उस पर भी जांच की जा रही है कि वो आईडी कार्ड किसका है। हो सकता है वो भी फर्जी हो, लेकिन पुलिस अब उसे लेकर जांच में जुटी हुई है। तो मेहंदीपुर बालाजी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धर्मशाला में अर्धनग्न अवस्था में एक महिला का शव मिला है। बताया जा रहा है कि महिला 2 लोगों के साथ धर्मशाला पहुंची हुई थी और यहीं पर इसकी हत्या कर दी गई। इन दोनों पर शक जताया जा रहा है और इन दोनों को पता लगाने के लिए कि ये कहां से थे, कौन थे, किन वजहों से ये हत्या की गई, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। आज करीब 9:15 बजे करीब धर्मशाला में इतना दी कि एक रूम बंद है, उसमें कोई अज्ञात आदमी मतलब लेटा हुआ है। इस पर पुलिस पहुंची, रूम खुलवाया तो एक महिला अर्धनग्न अवस्था में मिली उसमें, जिसके बारे में जानकारी की गई। तो 2 महिला और एक जेंट्स ने यहाँ रूम बुक कराया था 2 तारीख को। ये लोग कब आए थे? 2 तारीख को सुबह, शाम को, दोपहर को 1 बजे। कितने लोग आए थे? 3 लोग। लेडीज कितनी थी इनमें? 2। एक जेंट्स था। एंट्री करवाई थी वही जेंट्स था और कोई नहीं था? तो आपको इस घटनाक्रम के बारे में कब जानकारी मिली? मेरे को आज मिली है। कितने बजे? ये मेरे को ऐसा 3 बजे मिल गई, पर अब 3 बजे मैंने घरा बाजार गया से। अच्छा, ये महिला है जो मृत मिली है, उसका बारे में कब पता चला आपको? अभी पता चला है। आपको कैसे पता चला इसके बारे में? गेट लगे मिले तो मैंने भैम आवा तो फिर फोन किया इंचार्ज साहब को, आ गए आके देखी। और वो 2 लोग जो महिला और जो जेंट्स थे इनके साथ में, वो कहाँ चले गए? बता के नहीं गए हमको। तो बता के नहीं गए आपको? नहीं। आपके सूचना करने के बाद पुलिस आ गई मौके पे? बिल्कुल। आशीष सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अभी हम बाइट सुन रहे थे, उसमें ये पता चला है कि जिस महिला की मौत हुई उसके साथ एक महिला और एक पुरुष आया था। ये जो आईडी कार्ड मिला है ये किसका है आशीष, किसके नाम पर है? इसे लेकर पूरी जानकारी दीजिएगा।
बिल्कुल, जो आईडी कार्ड जो धर्मशाला में रूम लेने के समय दिया गया था वो एक पुरुष का है और अलीगढ़ का वो रहने वाला है। पुलिस ने अभी तक उसका नाम का खुलासा इसलिए नहीं किया गया है कि वो या तो फर्जी हो सकता है, मीडिया में नाम आने के बाद वो जो आरोपी है उसके फरार होने की संभावना रहती है, इसलिए पुलिस ने उस मौके पर अपनी टीम भेजी है ताकि पहले उसको डिटेन किया जा सके। इसके लिए पुलिस इस जो नाम है उसको अभी सार्वजनिक नहीं कर रही है, लेकिन ये है कि जो 3 लोग थे, 3 लोग में सिर्फ एक आईडी कार्ड मिला है। आईडी कार्ड पुरुष का है और पुलिस अब उस आधार पर पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश पहुंची है और उत्तर प्रदेश में अब जांच की जा रही है कि ये जो आईडी कार्ड है ये फर्जी है या फिर असली है और इसका जो मूल आदमी है वो कहाँ है इस समय। जी। लेकिन आशीष, इस घटना के बाद बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जो होटल्स हैं वहां पर, जो धर्मशालाएं हैं, क्या वहां पर बिना आईडी कार्ड के भी लोगों को रोका जा रहा है? सभी के आईडी कार्ड क्योंकि यहाँ पर नहीं लिए गए हैं, इसे लेकर भी पुलिस को एक्शन लेने की जरूरत है। बिल्कुल, निश्चित रूप से मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है उसके आसपास करीब सैकड़ों की संख्या में इस तरह की धर्मशालाएं हैं और यहाँ का जो मुख्य बिजनेस है वो धर्मशाला है। लेकिन बड़े सवाल ये उठते हैं कि जो धर्मशालाओं के जो संचालक है वे होटल्स को या धर्मशालाओं को रूम दे देते हैं। बिल्कुल आशीष, और सवाल ये भी है कि क्या मेहंदीपुर बालाजी की जो धर्मशालाएं हैं वो भी अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं? नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बीकानेर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। लॉरेंस गैंग का गुर्गा हथियार सहित गिरफ्तार किया गया है। बीछवाल और कोटगेट पुलिस को ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। गैंगस्टर सोमवीर को एक फार्म हाउस से दबोचा गया है। बीकानेर में ही एक बदमाश ने शरण दे रखी थी। गैंगस्टर ने गुड़गांव में अंधाधुंध फायरिंग की थी। लॉरेंस और काला जठेड़ी के लिए ये लगातार काम करता था। आरोपी से पुलिस को राइफल सहित कारतूस भी मिले हैं। मनीष दाधीच सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बड़ी सफलता पुलिस को, कैसे मिली ये सफलता और अभी पूछताछ की जा रही होगी, क्या और भी लिंक्स मिल पाए हैं अभी? जी बताना चाहूंगा, बीकानेर जो पुलिस ने इसको बड़ी सफलता हासिल हुई है। बीछवाल और कोटगेट जो थाना पुलिस है इसने संयुक्त कार्रवाई करते हुए डबल मर्डर जो केस था उसके मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी जो है वो सोमवीर इसका नाम है और बेसिकली हरियाणा का निवासी है और बीकानेर में इसने एक फार्म हाउस में शरण ले रखी थी। यहाँ पर ये किसी अपने ही एक और जो आपराधिक प्रवृत्ति का शख्स है नया शहर थाना क्षेत्र का, उसको यहाँ पर ये ठहरा हुआ था। लेकिन पुलिस को जब इनपुट मिला तो पुलिस ने इस आरोपी को दबोच लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि गुड़गांव में फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग इस आरोपी के द्वारा की गई थी जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी और ये घटना लगभग साल भर पुरानी है, जिसके बाद से ही हरियाणा की जो पुलिस है उसको भी इसकी तलाश थी। लेकिन बीकानेर पुलिस को जैसे इनपुट मिला तो इस शख्स को यहाँ से बीकानेर से गिरफ्तार किया है। एसपी योगेश यादव और जो आईपीएस है एएसपी है सिटी अमित बुडानिया, उनकी बड़ी भूमिका, उनके निर्देशन में ये पूरी तरह बीछवाल और कोटगेट थाना पुलिस ने इस घटना को अंजाम दिया है। आरोपी को पकड़ा और आगे जो जानकारी है, पुलिस जिसने इसको शरण दे रखी थी वो नया शहर थाने का ही हिस्ट्री शीटर बताया गया है। उस शख्स को भी पुलिस जो है जल्द ही गिरफ्तार करने की कोशिश में जुटी हुई है। दरअसल में जो इसका शरणदाता था वो मौके से फरार हो गया, लेकिन निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी बीकानेर पुलिस को मिली है। आरोपी के कब्जे से एक राइफल और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। वहीं इस आरोपी से अब पुलिस जो है और भी मामलों में लेकर के पूछताछ करेगी। सबसे बड़ी बात यह कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी जो गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई पूरे देश भर में कुख्यात, उसको तो आतंकवादी तक करार दिया गया, उसके लिए काम मनीष, अब पूछताछ की जाएगी और निश्चित तौर पर कई और लोगों के भी पकड़े जाने की संभावनाएं हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कोचिंग नगरी में फिर से चाकूबाजी की गई है। मामूली विवाद के बाद युवक को चाकू से गोद दिया गया। शिवपुरा टावर चौराहे के पास की वारदात है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दादाबाड़ी थाना पुलिस फिलहाल पूरे मामले पर जांच में जुटी हुई है। सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, एक बार फिर से चाकूबाजी की वारदात, क्यों हुई ये वारदात, क्या जानकारी इसे लेकर? देखिए, चाकूबाजी की वारदात के कारणों के बारे में स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर जो है एक युवक के साथ चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया गया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल युवक बहादुर का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन टावर चौराहे के पास 4 से 5 बदमाश ने उनके साथ जो है गाली गलौज की और वारदात को अंजाम दिया। कोई पुरानी रंजिश फिलहाल सामने नहीं आ रही है और
पुलिस की टीम ने 5 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि किसी को इस मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन चाकूबाजी की वारदातें लगातार कोचिंग नगरी में बढ़ती जा रही है और इनकी रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा तमाम जो दावे किए जा रहे हैं वो ये कहा जा सकता है कि तमाम दावे नाकाम साबित हो रहे। फिलहाल एक बार और कोचिंग नगरी में चाकूबाजी की दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। फिलहाल घायल बहादुर का है जो अस्पताल में इलाज जारी है और दादाबाड़ी थाना पुलिस है। वजह क्या रही इसके पीछे, पूछताछ के बाद शायद ये भी पता चल सके। आपके साथ जुड़े रहेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है कोटा से। ये बड़ी खबर है जहां पर आरटीयू के डर्टी प्रोफेसर मामले में इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आज पीड़िता महिला प्रोफेसर के बयान दर्ज किए जाएंगे। कोर्ट में महिला प्रोफेसर के बयान दर्ज होंगे। एसआईटी की टीम यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर कई रिकॉर्ड को भी जब्त करेगी। स्टाफ सहित अन्य लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। महिला प्रोफेसर और 2 छात्राओं ने प्रोफेसर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। आरटीयू में असमत मांगने और परीक्षा मनमर्जी के नंबर देने का मामला है। आज पीड़िता महिला प्रोफेसर के कोर्ट में बयान दर्ज किए जाएंगे। तो वहीं एसआईटी की टीम यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचकर कई रिकॉर्ड को भी जब्त करने वाली है। यूनिवर्सिटी में एसआईटी की टीम स्टाफ सहित अन्य लोगों से भी पूछताछ करेगी। सहयोगी ओम प्रकाश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, आज महिला प्रोफेसर के बयान दर्ज किए जाएंगे, कितने मायने रखते हैं ये, और इसके साथ ही एसआईटी की टीम यूनिवर्सिटी पहुंचने वाली है, इसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा। महिला प्रोफेसर ने 2 दिन पहले दादाबाड़ी थाने में मुकदमा दर्ज करवाया था। जो डर्टी प्रोफेसर है गिरीश अग्रवाल, गिरीश परमार और उनके साथी जो राजीव गुप्ता सहित अन्य के खिलाफ, और गंभीर धाराओं में जो मुकदमा दर्ज करवाया था उसके देखते हुए उनके जो पीड़िता के बयान है जो आज कोर्ट में करवाए जाने हैं वो कई मायने रखते हैं। और माना जा रहा है कि उनकी कोर्ट में बयान होने के बाद जैसे जैसे एसआईटी की टीम जब जांच को आगे बढ़ाएगी तो कई चेहरे बेनकाब होंगे और इनको फिर से प्रोडक्शन वारंट पर दूसरे इस मामले में फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है। एसआईटी की टीम ने जो मामले में अब जो जांच आगे बढ़ाई वो ये कहा जा सकता है कि आज एसआईटी की टीम फिर से यूनिवर्सिटी परिसर में पहुंचेगी, कई और रिकॉर्ड को जब्त करेगी और स्टाफ सहित कई अन्य लोगों से इस मामले में पूछताछ करेगी और माना जा रहा है कि कुछ और चेहरों को फिर से बेनकाब कर सकती है। हालांकि 6 लोगों को खिलाफ इस मामले में बिल्कुल ओम प्रकाश, तो आज का दिन भी काफी अहम रहने वाला है। डर्टी प्रोफेसर मामले को लेकर कई और बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। आप नजर बनाए रखिएगा ओम प्रकाश, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। भरतपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर तेंदुए के मूवमेंट से दहशत है। गांव के पास एक बार फिर से तेंदुआ दिखा है और इसके बाद से दहशत का माहौल है। रुद्रावल थाना इलाके में ये तेंदुआ देखा गया, इसके मूवमेंट को कैप्चर किया गया है। इस वक्त ये तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। लोगों ने तेंदुए को कैमरे में कैद कर लिया है। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दे दी है। तो लगातार यहां पर पैंथर का मूवमेंट, तेंदुए का मूवमेंट देखने को मिलता है और एक बार फिर से ये मूवमेंट कैमरे में कैप्चर किया गया है और फिलहाल वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। दीपक पुरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक बार फिर से तेंदुए के मूवमेंट को कैप्चर किया गया है, क्या कुछ कार्रवाई वन विभाग की ओर से अब तक की गई? देखिए बिल्कुल प्रियंका, रुद्रावल थाना इलाके का गांव है सिरौंद, वहां पर पहाड़ियों में इस तेंदुए का जो मूवमेंट है वो देखने को मिला है और इस तेंदुए के मूवमेंट को ग्रामीणों ने कैमरे में कैद किया है और दहशत का माहौल वहां पर जो है वो देखने को मिल रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के वन विभाग को सूचना दी गई है। वन विभाग तलाश कर रहा है कि तेंदुआ किधर की तरफ गया है, क्योंकि वहां पर आसपास में जो गांव है वो लोग दहशत में है कि तेंदुआ कहीं आकर के जो है हमला ना कर दे। इसको लेकर के लोगों में जो है दहशत का माहौल बना हुआ है और पहले भी कई बार इस तरह से तेंदुए का मूवमेंट जो है वो पहाड़ियों में देखा गया था। लेकिन इस बार जब ये तेंदुआ वहां जा रहा था तो वहां पर जो लोग थे उन्होंने कैमरे में अपने में इस पूरे तेंदुए के मूवमेंट को कैद किया और उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई है। रुद्रावल थाना क्षेत्र का गांव है सिरौंद, वहां का ये पूरा मामला है। फिलहाल वन विभाग की टीम सर्च कर रही है कि तेंदुआ किधर की तरफ गया है और फिर उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई है उसको रेस्क्यू करने की वो जो है की जाएगी। जी ठीक है दीपक, शुक्रिया फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए। और जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा मामले में इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बता दें। भारतमाला प्रोजेक्ट बनाने वाली एमकेसी कंपनी का फर्जीवाड़ा सामने आया। खनन विभाग को करोड़ों का चूना लगा दिया गया। करीब 10 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। विभाग ने 5 नोटिस देकर 1,67,00,000 की पेनाल्टी लगाई है। कंपनी ने महज 24,72,000 रुपए ही जमा करवाए। अवैध खनन से सरकारी जमीनों पर
50 फीट से अधिक खुदाई कर डाली। खुदाई करने से पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंचा है। तो एक और बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। करोड़ों रुपए का फर्जीवाड़ा किया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के नाम पर एमकेसी कंपनी ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा किया। खनन विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। करीब 10 करोड़ से अधिक रुपए का नुकसान पहुंचा है। बता दें, विभाग ने 5 नोटिस दिए थे इसे लेकर और 1 करोड़ 67 लाख की पेनाल्टी लगाई गई थी, लेकिन कंपनी ने महज 24,72,000 रुपए ही जमा कराए। अवैध खनन से सरकारी जमीनों पर 50 फीट से अधिक खुदाई की गई है। खुदाई करने से पर्यावरण को भी खासा नुकसान पहुंचा है। जालौर से सहयोगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, करोड़ों रुपए का चूना लगा दिया, जानकारी बाद में ली, पेनाल्टी भी लगाई गई, लेकिन ये पेनाल्टी पूरी तरह से भरे नहीं गए। अब क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? निश्चित तौर से प्रियंका, जो भारतमाला प्रोजेक्ट है ये 27 किलोमीटर की एरिया के अंदर किस तरीके से खनन विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का सनसनीखेज खुलासा सामने आया है, जिसके अंदर 27 किलोमीटर में इस तरीके से जो एसटीपी लेने के नाम पर यानी कि मोटा मोटी तरीके से खनन विभाग को 10 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा गया। और उसके साथ ही जो एसटीपी ली गई थी वो उस एसटीपी से कई गुना ज्यादा खुदाई कर ली गई। एसटीपी है वो 30 लाख मैट्रिक टन की ली गई थी, लेकिन जो खुदाई है वो 1 करोड़ मैट्रिक टन से भी अधिक खुदाई करके सरकारी जमीनों को खड्डों में तब्दील कर दिया गया है। साथ ही राजस्व को भी चूना लगाया गया। वहीं पूरे मामले को लेकर विभाग ने 5 नोटिस दिए गए, जिसके अंदर 1 करोड़ 67 लाख रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई है, लेकिन 24 लाख रुपए ही में जिस एमकेसी कंपनी ने जो है खनन विभाग को जमा करवाया और बाकी का भुगतान अभी तक जमा नहीं करवाया। यानी कि जिस तरीके से जो विभाग को करोड़ों रुपए का चूना लगाने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। एमकेसी कंपनी के खिलाफ अब कोई भी विभाग अधिकारी भी आवाज उठाने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा है। जी प्रियंका, इसके पीछे भी शायद कुछ बड़ी वजह होगी। श्याम, चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, डिस्कॉम से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। विभाग के आदेशों पर डिस्कॉम के इंजीनियर हावी हो गए हैं। डिस्कॉम के इंजीनियरों ने विभाग के आदेशों की अवहेलना की है। तबादला आदेश जारी होने के 46 दिन बाद भी आदेश नहीं माने गए। 10 नवंबर 2022 को जयपुर डिस्कॉम ने तबादले के आदेश दिए। 25 AN स्तर के इंजीनियरों के तबादले के आदेश जारी किए गए। इंजीनियरों ने आदेशों के तहत पदभार नहीं संभाला। जयपुर डिस्कॉम इंजीनियर एसोसिएशन ने ऐसे इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। लवली सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, आदेशों की अवहेलना की गई है, इतनी हिमाकत कहां से आई और क्या कुछ कार्रवाई इनके ऊपर की जानी है? देखिए, राजनीतिक रसूख जब आड़े आ जाते हैं तो इस तरह से अफसर जो हैं वो बेपरवाह और लापरवाह हो जाते हैं। और कुछ इसी तरह का नजारा जो है वो राजस्थान में जयपुर डिस्कॉम में देखने को मिला है। 25 इंजीनियरों के तबादले हुए थे, लेकिन अभी भी 6 इंजीनियर ऐसे हैं जिन्होंने जो तबादला आदेश है उनको मानने से इनकार कर दिया है। और वो अभी भी इस जुगाड़ में लगे हुए हैं, इस जुगत में लगे हुए हैं कि उनकी पोस्टिंग उनकी मनचाही जगह पर या मलाईदार पोस्ट पर हो। तो इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर एसोसिएशन ने जो है वो ऊर्जा मंत्री को अपना एक लेटर जो है मेमोरेंडम जो है वो दिया है और इसमें कार्रवाई की मांग की है। और हम इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने इनकी पोस्टिंग का जहां इंतजार है, जहां पे आम जनता के जो काम है वो अटके हुए हैं, क्योंकि पुराने इंजीनियर रिलीव हो गए, नए इंजीनियरों ने अभी तक अपना पदभार जो है वो संभाला नहीं है, जिसके चलते करीब आधा दर्जन जो अलग अलग जो क्षेत्र हैं जहाँ जो जयपुर डिस्कॉम के जो इलाके हैं जहाँ पे जनता की बिजली से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती है, ट्रांसफार्मर बदलना, बिजली की लाइन ठीक कराना, मेंटेनेंस और तमाम नए कनेक्शन जारी करना, इन तमाम कामों के अंदर खासी दिक्कतों का सामना जो है वो आम जनता को करना पड़ रहा है। कई काम ऐसे होते हैं जो ये स्तर से ही संभव हो पाते हैं, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या का सामना जनता को करना पड़ रहा है। और जयपुर डिस्कॉम इस पूरे मामले में जल्द कोई कार्रवाई भी, बड़ी कार्रवाई जो है वो भी कर सकता है। जी बिल्कुल लवली, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जयपुर डिस्कॉम इंजीनियर एसोसिएशन ने कार्रवाई की मांग भी की। अब देखते हैं क्या कुछ कार्रवाई इन सभी पर की जाती है। बहुत शुक्रिया लवली आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। जयपुर डिस्कॉम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर विभाग के आदेशों पर डिस्कॉम के इंजीनियर हावी हुए हैं और इनके आदेशों की अवहेलना की गई।
और जैसलमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गरीब को करोड़ों रुपए का नोटिस थमा दिया गया। गरीब युवक को करोड़ों रुपए का जीएसटी का नोटिस मिला है। 1,39,00,000 का नोटिस देख युवक के होश उड़ गए। युवक के पैन कार्ड से करोड़ों का टर्नओवर हुआ। पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। महीने में 4,000 महज ये पीड़ित कमाता है, लेकिन करोड़ों का नोटिस हाथ में थमा दिया गया। जब ये नोटिस मिला तो युवक के होश उड़ गए। वो तुरंत पुलिस के पास पहुंचा और मदद की गुहार लगाई। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये किसकी गड़बड़ी से हुआ है। हालांकि ये जांच का विषय है। और फिलहाल यहां वक्त चला